Hello everyone, Welcome back to our channel. Minahil Nazia. Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है इंडिया सेट टू होस्ट ओलंपिक्स इन 2036 अ गेम चेंजर और इनके चैनल का नेम है पराने खदादकर। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। क्या इंडिया अब फाइनली ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स को होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रेडी है जो ऐसे मेगा इवेंट्स को संभाल पाए? क्या कहीं ये कॉमनवेल्थ गेम की तरह इंटरनेशनल शेम तो नहीं बन जाएगा? ऐसे ही बहुत से सवाल अब G20 इवेंट्स और ओलंपिक की दावेदारी ठोकने के बाद उठने लगी है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करके इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो ओलंपिक से पहले G20 की बात कर लेते हैं क्योंकि इसे ही सक्सेसफुली होस्ट करने के बाद ही लोगों की उम्मीद जगी है कि यस इवन इंडिया भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो ऐसे बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम है। हालांकि G20 और गेम इवेंट्स में काफी अंतर होता है क्योंकि G20 एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ न केवल इंडियन गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी टाइट थी बल्कि सारे देशों की भी सिक्योरिटी एजेंसी इसमें क्लोजली इन्वॉल्व थी। यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी तो लगभग 2 महीने पहले ही दिल्ली में मौजूद थी और ये इवेंट भी केवल 2 दिन का ही था। पर वहीं अगर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स की बात करें तो ये इवेंट न केवल 15 से 20 दिन लेता है बल्कि क्राउड भी उतने ही आते हैं। इसलिए ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर की सबसे पहली प्रायोरिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ही है। स्पेशली 1972 म्यूनिक ओलंपिक में हुए टेररिस्ट अटैक जिसमें फिलिस्तीन टेररिस्ट ने इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया था और कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद इजराइल ने क्या किया था उसकी कहानी तो आज हर कोई जानता ही है। पर उस घटना के बाद से ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन न केवल करंट सिक्योरिटी को चेक करते हैं बल्कि वो ये भी देखते हैं कि पास्ट में वो देश कितने सालों से बड़े घटना से अपने आप को प्रोटेक्ट करते आया है। और इस मामले में इंडिया को कहीं न कहीं IOC ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है क्योंकि 26/11 के बाद से इंडिया में ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है जिसमें सिविलियंस मारे गए हों और जिसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में अब तक बहुत से ऐसे इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फॉर्मूला 1, हॉकी वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और अब मोटो GP ऑलरेडी हो चुके हैं। और इन सब के अलावा दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्राउड वाला गेम क्रिकेट तो बिल्कुल घर की ही बात है जिसमें हर साल सक्सेसफुली होने वाले IPL भी शामिल है। ये सारे इवेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक सफल ही रहे हैं। हाँ, इनमें कॉमनवेल्थ गेम ही एक ऐसा इवेंट था जो न केवल इंटरनेशनल शेम बना बल्कि ये इवेंट ने एक ब्रेकर की तरह भी काम किया। एक के बाद एक उजागर होते करप्शन के न्यूज, आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन और जो पूरी हो चुकी थी उसका भी बेहद कमजोर क्वालिटी होना न केवल पूरी दुनिया के सामने इंडिया का एक शर्मनाक तस्वीर सामने लेकर आई बल्कि उसके बाद से ही ओलंपिक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के फर्स्ट फेज बिडिंग को भी कंसीडर नहीं किया। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे करप्शन नहीं हुए होते तो हो सकता है अब तक इंडिया में ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिल गया होता और आज हम उसकी तैयारी में जुटे हुए होते। पर उसके बाद से बैक टू बैक होते अच्छे और सक्सेसफुली इवेंट्स ने न केवल IOC का ध्यान इधर खींचा बल्कि अब वो इंडिया को 2036 के लिए एक सीरियस कंटेंडर भी मानने लगे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैच ने ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। सो पहला फेज एक प्रकार से क्लियर हो चुका है पर अब बारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इतने सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के अनुकूल हो। इंडिया में इस इवेंट के लिए गुजरात के अहमदाबाद को चुना गया है और जहाँ ही डेवलप किया जा रहा है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव को जो सिचुएटेड है साबरमती रिवर के किनारे और जो लगभग हर तरह के खेल को आयोजित करने में सक्षम रहेगा। इनफैक्ट इसका एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में पहले से ही रेडी हो चुका है और काफी सारे इवेंट्स भी यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी कॉम्प्लेक्स को भी कुछ ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि ये 15 से 30 मिनट की ड्राइविंग रेडियस में ही हो। इतना ही नहीं, ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अपकमिंग बुलेट ट्रेन स्टेशन से भी काफी करीब है जो प्लेयर्स, मैनेजमेंट टीम और इवन फैंस
ऑडियंस को एक हैजल फ्री और सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएगा। अहमदाबाद में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो, BRTS जैसी फैसिलिटी का होना एडिशनल पॉइंट तो बढ़ाता ही है। साथ ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो लगभग 2026 तक फंक्शनल हो जाएगा, और दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जिसका DPR सबमिट हो चुका है और वो बस अपने फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहा है। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के उन सवालों का जवाब है जिसे IOC के सामने ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। सो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद ओलंपिक के आड़े नहीं आए। हालांकि कंफर्म बिड में इंडोनेशिया, टर्की और मैक्सिको जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके पास भी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और ये तगड़ा कंपटीशन भी देंगे। वैसे ऐसी बात भी नहीं है कि हर कोई इंडिया के ओलंपिक होस्ट करवाने के फेवर में हो। एक बड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि ये ना हो, एंड जिसका रीजन भी वैलिड है, क्योंकि आज के समय में ओलंपिक एक सफेद हाथी की तरह ही बन चुका है, जिसके खर्चे तो ज्यादा हैं पर कमाई कम। अब तक के अगर प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों पे नजर डालें तो आज तक 29 समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, जिसमें केवल 2 ओलंपिक लॉस एंजलिस और बार्सिलोना ओलंपिक ही प्रॉफिट में रहे हैं, और जिसका रीजन ओनली गेम नहीं बल्कि गेम्स के साथ साथ टूरिज्म भी था। फिर एटलांटा और बीजिंग ओलंपिक ने भी प्रॉफिट तो बनाया पर उतना नहीं, बट यहाँ बीजिंग ओलंपिक विन विन सिचुएशन में ही था, क्योंकि इस ओलंपिक के मदद से चाइना को अपना ग्लोबल पावर शो करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया, और जिसके बाद उसने बहुत से इन्वेस्टर्स का अपनी ओर ध्यान खींचा और इन्वेस्टमेंट भी जमकर हुए। और इसीलिए बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक से चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट तो उतना नहीं हुआ पर इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हुआ। पर इन चुनिंदा ओलंपिक्स के अलावा बाकी या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में थे या तो पूरी तरीके से लॉस ही में थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो लॉस में आया वो काफी सालों तक इस लॉस को रिकवर करने में सफल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे कि सिडनी, रियो डे जेनेरियो और एथेंस ओलंपिक इसके सबसे बड़े विक्टिम थे, और इसी डर से कई कंट्रीज तो इसमें बिडिंग भी नहीं करते। आने वाले 3 ओलंपिक में ब्रिस्बेन ही एक ऐसा सिटी है जहां पहली बार ये इवेंट होगा, एंड लॉस एंजलिस और पेरिस दोनों ऐसे सिटी हैं जहां पहले भी ओलंपिक हो चुके हैं, और ये दोनों सिटीज अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा रिनोवेट करके। और सिंस दोनों ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है तो ये डेफिनेटली इनके लिए अगेन फायदा का ही सौदा होगा। पर इन सब का मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को इसे बिल्कुल होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से कंट्रीज ने डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट इससे फायदा जरूर उठाया। लाइक चाइना ने इससे अपना ग्लोबल पावर शो किया, तो जापान ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक को केवल इसलिए होस्ट किया था ताकि वो वॉर मॉन्गर वाली अपनी छवि को सुधार सके। बार्सिलोना और पेरिस ने इसके बहाने अपने टूरिज्म को जबरदस्त तरीके से बूस्ट किया। सो अगर इंडिया को भी इसे एक प्रॉफिटेबल इवेंट बनाना है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर पे भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म में भी और बूस्ट मिले। बिकॉज जस्ट इन केस अगर इस इवेंट से डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इसे रिकवर कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म भी होगा ना कि शॉर्ट टर्म। पर इन सब के अलावा एक और चीज भी है जिसके कारण ही बहुत से लोग ऐसे इवेंट को सपोर्ट भी करते हैं, कि कम से कम ऐसे इवेंट्स की वजह से उस जगह का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। हाल ही में हुए G20 इसके लेटेस्ट एग्जांपल है। फिर कॉमनवेल्थ गेम जो भले ही करप्शन की वजह से ज्यादा चर्चे में था, पर इसके कारण ही बहुत से मेट्रो रूट्स को एक्सटेंड किए गए और इंफ्रा में भी काफी इम्प्रूवमेंट किया गया था। सेम चीज यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स पुणे के समय भी हुआ था, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने और सुनने मिल जाएंगे। खैर ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, पर अगर इन सब से हटकर भी सोचे तो ऐसे इवेंट से इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, और हो सकता है हर साल जो हमें गिने चुने मेडल से संतोष करना पड़ता है उसकी संख्या में इजाफा हो। आखिरकार माहौल मिलेगा तभी तो यूथ इन सबसे इंस्पायर्ड होंगे। तो ये तो था पूरा लेखा जोखा ओलंपिक का, जिसे 2036 में इंडिया होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? क्या इंडिया में ओलंपिक होना चाहिए या अभी हमें इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और ओलंपिक्स की जहां तक बात है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कहा ना, इतना प्रॉफिटेबल ये नहीं है और ज्यादा ये मतलब लॉस में जाता है। मतलब जितना इस पे खर्चा होता है उतना मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तो मुझे इसका ऐसा लगता है कि शायद मतलब जितना क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं ना, क्रिकेट का जितना क्रेज होता है उतना किसी और गेम का इतना नहीं होता उस लेवल पे, क्योंकि हम बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना ओलंपिक्स में, जितने भी प्लेयर्स हैं
जितने भी डिफरेंट गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको मतलब कोई उनके नाम से याद भी नहीं रखता। हाँ, जब किसी को गोल्ड मेडल मिल जाता है ना, वो तो जाहिर सी बात है सुर्खियों में आ ही जाता है, उसका नाम भी जो है ना वो बंदा याद कर लेता है कि यार ये इस बंदे को हमारे मुल्क का बंदा है, इसको ये मिला। लेकिन इतने लोग जो है ना बाकी गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते जितना फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। फुटबॉल में भी मतलब जो लड़के और लड़कियां ना ज्यादातर मुझे लगता है उनका ही है, लेकिन क्रिकेट में लड़कियां और मतलब दोनों जेंडर्स का जो है ना इंटरेस्ट होता है उतना ही। और जैसे इन्होंने आईपीएल की बात की, तो इतने हाई लेवल पे ये लोग आईपीएल करवा रहे हैं इंडिया वाले, इतना क्राउड और इतनी इनको वहां से जो है वो बेनिफिट भी इनको मिल रहा है। और जहां तक करप्शन की इन्होंने बात की, जैसे वो कॉमनवेल्थ जो गेम्स वहां पर हुई थी और उसमें जो करप्शन हुई थी कि पूरा वो तैयार नहीं हो पाया था, तो ऑब्वियसली ये हर तरह जो है ना लोग जो है ये हर तरह के हर जगह पर ही होते हैं। कुछ जो है वो अपने मुल्क के फायदे के लिए सोचते हैं, वो जो है वो हर तरह से अपने मुल्क का ही ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अपने मुल्क से ज्यादा अपने पेट का ख्याल करते हैं। तो ये हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बहुत है जिन्होंने पाकिस्तान को डुबाया हुआ है। और यही जैसे इन्होंने कहा कि पूरी ऑब्वियसली पूरी दुनिया से जो है वो खिलाड़ी आते हैं, तो पूरी दुनिया में जाहिर सी बात है शेम का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर इंडिया करवाता है ओलंपिक्स 2036 तक, और बाकी सब लोग जैसे उन्होंने पता नहीं किसी मुल्क का नाम लिया कि उन्होंने कंसीडर किया है इंडिया को भी कि ये मतलब करवा सकता है 2036 तक, तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे बाकी चीजों में जो है वो इन है, हर गेम्स वहां पर हो रही हैं, बाकी हर चीजों में इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें और जितनी भी चीजों को ले लें, तो ऑब्वियसली टूरिज्म को भी फ्रोग मिलेगा। जब लोग आएंगे मुख्तलिफ कंट्री से देखेंगे, वो दोबारा भी आना चाहेंगे। तो अगर यहाँ से इनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो चलो वो जैसे कहते हैं ना इनडायरेक्टली चाइना को भी कितना फायदा हुआ, तो डायरेक्टली मुझे लग रहा है कि इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अहमदाबाद को चूज किया, फिर मुझे लगता है अहमदाबाद तो बड़ा खूबसूरत सिटी होगा ना वाकई। और आपने अहमदाबाद की बात की है, पहले जब हमने 1-2 दफा ऐसे वीडियोस बनाई है ना, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इंडिया का एक सिटी नहीं, इंडिया के बाकी सारे सिटीज भी बाकी बहुत ज्यादा जो है वो खूबसूरत है। अच्छा, पहले हम बात कर ले G20 की, जैसे इन्होंने बात की स्टार्ट अपनी वीडियो उसी से की थी। जब G20 भी हुआ था तो इंडिया को इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का भी सोचा था कि हम यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही जो मौके होते हैं ना, तो आप क्योंकि जैसे आप कोई इवेंट रखते हो ना, तो आप कहते हो कि यार मैं अपने घर को अच्छे से जो है वो डेकोरेट करूं ताकि लोग आए तो देखें और आपकी जो है वो तारीफ हो। क्योंकि बाहर की कंट्रीज आती है ना, तो फिर वो देखती है कि अच्छा यहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे तो हम जो हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फजूल नहीं जाएगी, हमें इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और हमने देखा भी है कि इंडिया में बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी जो है वो इंडिया में मौजूद है। तो जाहिर बात है इंडिया इतनी डेवलप कंट्री है तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ये बात कर रहे थे कि चाइना की, कि उन्होंने किया लेकिन फिर भी उनको चलो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जो है वो फायदा हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीज करने से अगर आपका वो टूरिज्म को फरोग मिलता है, या अगर आपको इनडायरेक्टली जो है वो इससे फायदा हो रहा है, लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा अगर आपका नुकसान हो भी जाए तो उसको आपको जो है वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन ये कि उसकी दूसरा साइड देखे ना, तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जैसे G20 किया, और अगर इंडिया में ओलंपिक हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टूरिज्म को फायदा मिलेगा। लोगों के कितने ज्यादा कारोबार जो है उनको नौकरियां वगैरह उनकी मिलेंगी, या जो और रेस्टोरेंट वगैरह उनके कितने ज्यादा काम जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आपको ये चीज सोच के अगर आप फायदा लेते हो तो होना चाहिए। और जैसे ही कह रहे थे कि इंडिया में मतलब इस जगह पे रखा जा रहा है जहाँ पे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वगैरह आपको हर चीज जो है वो नजदीक पड़े, तो मतलब अभी से उन्होंने मेंटली तौर पे जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया में होगा तो मैं तो लाजमी देखना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि मैं इंडिया में जाके जो है इसकी जो है वो तकरीब जो होती है वो इफ्तिताही तकरीब जो होती है वो हम इंडिया में जाके लाजमी देखें। बिल्कुल जरूर, हमें आप लोग बुलाइएगा। इंटरेक्ट नहीं हम जा सकते दुबई हो गए किसी वजह हमें वहाँ की पहले नेशनैलिटी मिलेगी, तो फिर नेशनैलिटी बड़ा लंबा प्रोसीजर है। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारी हेल्प करेंगे ना। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।